हेलो स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम एंड इंट्रोडक्शन टू मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। रूट और स्टेम में रूट के मेन फंक्शन, स्टेम के मेन फंक्शन और रूट के मॉडिफिकेशन और स्टेम के मॉडिफिकेशन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली अब तक। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं लीफ के बारे में। वेजिटेटिव लीफ भी प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट है और लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था। लीफ शूट पर डेवलप होती है, स्टेम और ब्रांचेस पर डेवलप होती है। एक्सिलरी बड, लीफ जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ पर एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है। स्टेम पर दो टाइप की बड होती है, एक होती है एपिकल बड और एक एक्सिलरी बड। एपिकल बड जो कि स्टेम के टिप पर प्रेजेंट होती है और एक्सिलरी बड जो कि नोड्स पर प्रेजेंट होती है। तो जहाँ से लीफ अराइज होती है लीफ बेस पर एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है जो कि फ्यूचर में ब्रांचेज या फ्लावर्स का फॉर्मेशन कर सकती है। लीफ किसी प्लांट में एक्रोपिटल अरेंजमेंट में डेवलप होती है। इसका मतलब ये है कि बेस से ऊपर की तरफ, बेस पर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, इस तरह से लीफ डेवलप होती है। सबसे बड़ी लीफ बेस की तरफ होंगी, सबसे छोटी और न्यूली फॉर्म लीफ टिप पर प्रेजेंट होंगी। इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ठीक है। उसके बाद लीफ के तीन पार्ट, लीफ बेस, पिटियोल और लैमिना है, जिनमें से लीफ बेस नोड से अराइज होने वाला पार्ट है। इस लीफ बेस पर प्रेजेंट होते हैं हाईली रिड्यूस्ड लीफ। कुछ बीन्स में डाइकोट प्लांट्स के अंदर, उसको हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद इलोंगेटेड पार्ट होता है पिटियोल, जो कि लीफ की फ्लटरिंग मूवमेंट, टेम्परेचर कूल डाउन और फ्रेश एयर में लीफ को मूव करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और सबसे लास्ट वाइड और एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का, लीफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। उस लीफ ब्लेड के अंदर मेन वेन लीफ के बिल्कुल बीचों बीच जाती है, जिसको बोलते हैं हम मिड रिब, और मेन वेन में फिर ब्रांचिंग हो जाती है। तो मिड रिब या मेन वेन तो बीचों बीच जाती है और ब्रांचिंग वेन को हम बोलते हैं वेन। ठीक है। वेन आगे और ब्रांचिंग कर सकती है, जिसको हम वेनलेट बोलते हैं। मिड रिब, वेन और वेनलेट मिलकर लीफ लैमिना को एक्सपेंड रखती हैं ट्रांसपीरेशन के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, फूड के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं लीफ। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पल्विनस क्या होता है। कुछ डाइकोट प्लांट स्पेशली बीन्स के अंदर लीफ बेस कोलन होता है, जिसको पल्विनस बोलते हैं, और इसके अपोजिटली मोनोकोट प्लांट्स के अंदर लीफ बेस एक्सपेंडेड होता है, जो कि उस नोड को या स्टेम को पार्शियली या कंप्लीटली कवर भी करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे पार्ट हो गए लीफ के। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं लीफ के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लीफ में वेनेशन किस तरह का होता है। ठीक है। अब हम लीफ में पढ़ेंगे वेनेशन। लीफ में वेनेशन का मतलब क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि एक लीफ के अंदर वेन किस तरह से अरेंज है, उसके अरेंजमेंट के पैटर्न को हम बोलते हैं वेनेशन। ठीक है। वेनेशन अलग अलग टाइप का होता है। कुछ प्लांट के अंदर होता है वेनेशन जिसमें कि मेन वेन से वेनलेट निकलती है, उनकी ब्रांच इस तरह से निकलती है, तो एक कॉम्प्लेक्स रेटिकुलेट स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इस तरह की वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब जाल बन जाता है, जिसमें वेन्स और वेनलेट एक दूसरे को क्रॉस करते हुए इस तरह से एक नेटवर्क बना लेते हैं। जबकि जो दूसरे टाइप का वेनेशन है उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन के अंदर वेन्स एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, कोई भी वेन क्रॉस नहीं करती है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है। द टाइप ऑफ वेनेशन इन विच वेन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर without crossing each other is called parallel, and in which they cross each other it is called reticulate. Reticulate वेनेशन के अंदर आते हैं मोस्ट डाइकोट और पैरेलल वेनेशन के अंदर आते हैं मोस्ट मोनोकोट।
नहीं लिखे क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। मोस्ट मोनोकोट पैरेलल वेरिएशन शो करते हैं, लेकिन डिस्कोरिया, ठीक है, डिस्कोरिया प्लांट के अंदर किस तरह का वेरिएशन होता है? रेटिकुलेट वेरिएशन होता है। तो ये एक एक्सेप्शन होता है। उसी तरह एक एक्सेप्शन में यहाँ पर मैं कर देता हूँ, और भी होते हैं एक्सेप्शन, तो एक एक एक्सेप्शन बता देता हूँ। यहाँ पर है कैलोफिलम, ये एक डाइकोट प्लांट है, लेकिन इसमें वेरिएशन पैरेलल टाइप का होता है, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशन इसमें दो टाइप का होगा, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलर में नेटवर्क जो वेन्स का होगा वो एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ होगा, पैरेलल में बिल्कुल पैरेलल चलेगा। मोनोकोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पैरेलल है और डाइकोट का रेटिकुलर, ठीक है। उसके बाद तो आप एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एग्जांपल आप किसी प्लांट का लिखना चाहें, मैंगो है, नीम का प्लांट है, गुआवा का प्लांट है, कैलोटोसिस जिसको हम आंकड़ा बोलते हैं उसका प्लांट है, ये सभी डाइकोट के प्लांट है। और मोनोकोट के अंदर बनाना है, ग्रास है, बाजरा है, मेज, शुगर केन, ये सभी आप इनकी लीफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनमें वेन है वो बिल्कुल पैरेलल कर रही है एक दूसरे की, बिल्कुल क्रॉस करते ही नहीं है। तो ये पैरेलल वेरिएशन है, ठीक है। तो अगला टॉपिक था वेरिएशन। क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद हम लीफ के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लीफ का मतलब क्या? देखिए किस बेसिस पर टाइप है। टाइप ऑफ लीफ, लीफ कितने टाइप की होती है और उनका क्या बेसिस होता है, इसको आप समझें। देखिए एक तो ये लीफ, एक ये लीफ, एक ये लीफ, एक इस तरह की लीफ। प्लांट में बहुत अलग अलग डिजाइन की होती हैं। इस तरह की लीफ को हम बोलते हैं सिंपल लीफ। ये सारी सिंपल लीफ हैं। सिंपल लीफ का मतलब क्या है कि ऐसी लीफ जिसके जो पेरिफेरी उस पर या तो इंसिजन एब्सेंट हो, इंसिजन मतलब छोटी जो खांच होती है जिससे वो डिजाइन इस तरह से बनती है, या तो इंसिजन एब्सेंट हो या फिर प्रेजेंट हो तो वो इंसिजन मिड रिज को टच नहीं करता हो, मिड रिज से दूर है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी नोट टचिंग मिड रिज, ठीक है। इस तरह की लीफ जिसमें इंसिजन या तो एब्सेंट हो और अगर प्रेजेंट हो तो मिड रिज को टच नहीं करना चाहिए। टच नहीं करेगा तो लीफ को पूरी को हम एक ही लीफ मान लेंगे, अलग अलग लीफ नहीं मान सकते इसको। तो इस तरह के हम टाइप्स ऑफ लीफ को बोलते हैं सिंपल लीफ। क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ। ओके। दूसरी टाइप है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ का मतलब ये है मिड रिज और इससे डेवलप हो गई है फिर छोटी छोटी लीफ। हमको ये जो है हम इनको बोल सकते हैं लीफ लेस, ठीक है। और ये जो मिड रिज थी, अब इस मिड रिज को हम बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक। तो इस तरह की लीफ जिसमें मेन लीफ छोटी छोटी लीफ लाइन में डिवाइड हो जाती है उनको हम कंपाउंड लीफ बोलते हैं। कंपाउंड लीफ का अरेंजमेंट कुछ इस तरह भी हो सकता है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर कंपाउंड लीफ का अरेंजमेंट कुछ इस तरह भी हो सकता है।
एक लीफ की वही डिवाइड कर दे इतने सारे लीफलेट के अंदर। ठीक है, तो कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है, इसको बोलते हैं पिनेट लीफ कंपाउंड लीफ और इसको बोलते हैं पामेट लीफ कंपाउंड लीफ। ऐसी कंपाउंड लीफ, पहली बात तो कंपाउंड लीफ की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी लीफ जिसमें इंसिजन प्रेजेंट हो और वो मिड रिब को टच भी कर रहा हो। मिड रिब को टच करने से क्या हो जाएगा, वो एक बड़ी लीफ है, वो छोटी छोटी लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके कारण ये मेन लीफ ना रहकर बहुत छोटे छोटे लीफ का एक ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह की लीफ जिसमें इंसिजन प्रेजेंट हो और मिड रिब को टच भी कर रहा हो, उसको कंपाउंड लीफ बोलते हैं। दो टाइप की कंपाउंड लीफ है, एक ऐसी जिसमें मेन ये पार्ट है, ये पूरी लीफ की जो कि इन छोटे छोटे लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और एक वो पार्ट जिसके अंदर लीफ की वो साइड बाई साइड पिनेट और पामेट कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें यहाँ पर सिंपल लीफ का, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मलबेरी का, आपने देखा है, शहतूत का प्लांट, पीपल का प्लांट आपने देखा है, कैलोट्रोपिस यानी आंवले का प्लांट आपने देखा है। ये सभी सिंपल लीफ वाले प्लांट है। और कंपाउंड लीफ में पिनेट वाले में एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं नीम में आपने देखा होगा एक बड़ी लीफ है, वो लीफलेट्स में डिवाइड रहती है, और ये एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन, जिसमें एक बड़ी लीफ पाम की तरह, हथेली की तरह इस तरह से लीफलेट्स में डिवाइड हो जाती है। तो अगला टॉपिक हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ लीफ, जिसमें दो टाइप पढ़े, सिंपल एंड कंपाउंड। कंपाउंड में दो टाइप पढ़े, पिनेट कंपाउंड और पामेट कंपाउंड। ठीक है, तो आपको नोट्स और डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी से बनाते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद जो अगली हेडिंग है इसमें हम पढ़ेंगे फिलोटैक्सी। डेफिनेशन सुन लीजिए, द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम एक्सिस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम एक्सिस इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। मतलब किसी प्लांट के स्टेम पर लीफ किस तरह से अरेंज हैं, उस अरेंजमेंट को ही हम फिलोटैक्सी बोलते हैं। तो आप डायग्राम के हेल्प से इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि स्टेम पर डेवलप होती है लीफ, तो स्टेम में दो चीजें बना रहा हूँ, ये है नोड और इनके बीच है इंटरनोड। ठीक है, दूसरा इस तरह से बना दिया, ये नोड और इनके बीच में है इंटरनोड। ठीक है, तीसरा इस तरह से बना रहा हूँ, नोड और इंटरनोड। तो आपको ये पता है कि नई लीफ जो निकलेगी वो तो निकलेगी हमेशा नोड से। ठीक है, अब नोड से किस तरह निकलते हैं, अगर लीफ कुछ इस तरह डेवलप हो, एक लीफ से, एक नोड से दो लीफ जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डेवलप होती है, देखिए इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ये पिनेटी कंपाउंड लीफ नहीं है, क्योंकि ये मिड रिब में ये ब्रांच है, वहां पर ये मिड रिब रेटिस बन गई थी, जहां मेन ब्रांच है मिड रिब के अंदर है। ठीक है, तो इस पर ये नोड, ये इंटरनोड, ये पूरी ब्रांच के ऊपर लीफ अगर एक नोड पर पेयर में डेवलप हो, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिटली अरेंज हो, तो इस टाइप की फिलोटैक्सी को हम बोलते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। ओके, और दूसरे पैटर्न में अगर लीफ का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो कि एक नोड से एक ही लीफ डेवलप हो, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप हो, इस तरह से लीफ से अरेंजमेंट को हम बोलते हैं अल्टरनेट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, और तीसरा, अगर लीफ एक ही नोड पे ग्रुप ऑफ लीफ डेवलप हो रही,
इस तरह से ग्रुप ऑफ लीव्स मतलब बंच में लीव्स प्रेजेंट हों उस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं होल्ड। होल्ड का मतलब एक पूरा सर्कल होता है, जब एक नोड यहाँ हो और चारों तरफ एक सर्कल की फॉर्म में लीव डेवलपमेंट हो तो इसको बोलते हैं होल्ड। तीन टाइप का होता है अपोजिट अल्टरनेट होल्ड। अपोजिट में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं गुआवा, हेलोटोसिस। अल्टरनेट में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं चाइना रोल, मस्टर्ड, सनफ्लावर। कोई एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स्ट्रा हो तो ऐड कर लेना, बुक में नहीं आ गया हो। और इसके अंदर है एल्टोनिया और मीडियम। एल्टोनिया में 5 का एक बंच होता है, यहाँ पर मैंने एल्टोनिया ही बनाया है। और मीडियम में 3 का बंच होता है, अगर ये 3 होती तो मीडियम होता है। ठीक है, तो ये फिलोटैक्सी इज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एक्सिस इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। समझा? तो फिलोटैक्सी कंप्लीट, अरेंजमेंट कंप्लीट, उसके बाद मॉडिफिकेशन का होती है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ का मतलब ये है कि लीफ का जो मेन फंक्शन है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करना। क्या लीफ उसके अलावा कोई और भी फंक्शन अगर किसी प्लांट में करती है, और अगर हाँ तो वो प्लांट में उस लीफ का क्या मॉडिफिकेशन है ये भी पढ़ेंगे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो लीफ के मॉडिफिकेशन क्या क्या है देखें आप। लीफ टेंडेंसी, जब लीफ मॉडिफाई हो जाती है क्लाइंबिंग के लिए, हमने स्टेम टेंडेंसी के एग्जांपल पंपकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर के अंदर पढ़े थे। उसी तरह लीफ टेंडेंसी क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। और इसमें एग्जांपल है पी। मटर का जो प्लांट होता है उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लीफ का पेयर निकलता है, उसी तरह टेंड्रिल का एक पेयर निकलता है। टेंड्रिल मैंने आपको बताया था एक स्प्रिंग की तरह स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है और वो क्लाइंबिंग में हेल्प करती है एक प्लांट को। ठीक है, सेकेंड, लीफ फॉर फूड स्टोरेज, एग्जाम्पल है ऑनियन, गार्लिक। ऑनियन और गार्लिक, लहसुन और प्याज में हम जो चीज खाते हैं वो लीफ है, वो फूड स्टोर करके मोटी हो गई है। ठीक है, तो ये फूड स्टोरेज का मॉडिफिकेशन, ये टेंड्रिल का मॉडिफिकेशन। तो आप नोट की बजाय फ्लो चार्ट, इन चीजों का फ्लो चार्ट बना लें, इनके नोट्स बनाकर ऐसे टाइप करते हैं। ठीक है, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन। उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफिकेशन, जिसमें लीफ स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है। और एग्जाम्पल है यूफोर्बिया, जिसका स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करने लगता है। मैंने बताया था आपको सिलेंड्रिकल स्टेम होता है। और ओपनसिया, दोनों ही डेजर्ट प्लांट हैं, एरिड रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, यूफोर्बिया और ओपनसिया। ये प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफिकेशन हो गया। उसके बाद फिलोर, फिलोर का मतलब पिटियोल की एक्सपेंडेड, मतलब ये कि लीफ तो श्रिंक हो जाती है और पिटियोल एक्सपेंड हो जाता है। पिटियोल वो पार्ट होता है जो जोड़ता है लीफ बेस से लेमिना को। पिटियोल इज एक्सपेंडेड एंड बिकम फोटोसिंथेटिक। एग्जाम्पल जो फिलोर का होता है वो है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का प्लांट।
फिलोड एग्जाम्पल। तो प्रोटेक्शन, फूड स्टोरेज, फिलोड, लीफ टेंड्रिल्स, ये सब मॉडिफिकेशन हैं लीफ के, जिनमें ये बताया गया है कि लीफ अपने मेन फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती है इन प्लांट। तो लीफ में जहाँ फिलोटेक्सिक है उन सभी के डायग्राम बनाए, इनके डायग्राम एक डायग्राम मेंशन कर दें जो भी बुक में दिए हुए हैं, उनमें से आप 50% डायग्राम को बनाते हुए, ठीक है। समझे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो लीफ तीसरा वेजिटेटिव पार्ट था जो हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं और हम स्टडी करेंगे फ्लावर एंड इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। फ्लावर एंड इनफ्लोरेसेंस, ये अभी तक जो हमने स्टडी किया ये लीफ के वेजिटेटिव पार्ट में, जबकि फ्लावर लीफ का प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर। पहले हम बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस, द इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। क्या है देखिए, the arrangement of flowers on stem axis is called इनफ्लोरेसेंस। स्टेम एक्सिस पर फ्लावर्स के अरेंजमेंट जो होता है, मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है, उसको हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। आपको पता है कि जब स्टेम का टू एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करता है, यानी कि स्टेम टिप जब ऊपर की तरफ ग्रो करती है तो उसी पर डेवलप होते हैं फ्लावर, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। और टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, दो टाइप के इनफ्लोरेसेंस होते हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस एनसीईआरटी में तो सिर्फ एक डेफिनेशन दी हुई है, जो डिफरेंसेस में हुआ है वो यहाँ पर टेबल में मेंशन करूंगा। तो टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस के लिए ये टेबल ही पूरी आपको बनानी है। देखिए कैसे, रेसिमोस टाइप, एंड साइमोस टाइप। इसमें क्या होता है, फ्लावर डेवलप एक्रोपिटली। एक्रोपिटली का मतलब ये, जैसे जैसे स्टेम ग्रो करता जाएगा उसके मेन एक्सिस से साइड में फ्लावर बनते जाएंगे। सबसे पुराना फ्लावर नीचे की तरफ और सबसे नया अंडर डेवलप्ड फ्लावर ऊपर की तरफ। इस तरह का अरेंजमेंट प्लांट में लीफ का भी ऐसे था, पुरानी लीफ नीचे, नई लीफ ऊपर, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल। और इसमें फ्लावर डेवलप बेसिपिटल डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर का मतलब ये होता है कि एक स्टेम पूरी लेंथ कर अचीव करने के बाद ऊपर नया फ्लावर डेवलप होगा, उससे नीचे, उससे नया, उससे नीचे, उससे नया, उससे नीचे, उससे नया, सबसे नीचे सबसे नया, सबसे छोटा, सबसे लेट जो फ्लावर डेवलप होगा वो सबसे नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह के इनफ्लोरेसेंस को बोलते हैं साइमोस, ठीक है। नेक्स्ट, stem axis do not terminate into a flower। स्टेम ऊपर की तरफ, स्टेम एक्सिस डू नॉट टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर, मतलब
जो स्टेम एक्सिस है वो पूरा यू लंबाई में बढ़ता जाएगा और साइड में फ्लावर डेवलप होते रहेंगे, लेकिन कभी भी स्टेम एक्सिस के टिप पर कोई फ्लावर डेवलप नहीं होगा। जबकि यहाँ पर स्टेम एक्सिस टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर, फ्लावर में ही टर्मिनेट होता है। वो फ्लावर बनने के बाद फिर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसका मतलब इनकी होती है अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ। क्योंकि स्टेम एक्सिस की फ्लावर डेवलप हो ही नहीं रहा तो स्टेम एक्सिस लंबा बढ़ता जाएगा और यहाँ पर होती है रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ। एक बार टर्मिनेट होने पर यहाँ फ्लावर डेवलप हो गया तो फिर नीचे की तरफ ही डेवलप होंगे, ऊपर नहीं होंगे। सेंट्रीपिटल फ्लावर अरेंजमेंट, सेंट्रीफ्यूगल फ्लावर अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? अब मैं दोनों की डायग्राम बनाता हूँ, उसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। रेसिमोस टाइप का फ्लावर कुछ इस तरह का होता है जिसमें जो फ्लावर डेवलप होते हैं सबसे नया वाला सबसे ऊपर की तरफ। सबसे बड़ा फ्लावर सबसे नीचे है, सबसे नया वाला फ्लावर सबसे ऊपर है। इस तरह का अरेंजमेंट एक्रोपिकल होता है। स्टेम एक्सिस पर कोई फ्लावर डेवलप हुआ नहीं है, इसलिए इसको स्टेम एक्सिस में टर्मिनेट नहीं होता। ये स्टेम एक्सिस हमेशा ग्रोथ करता रहेगा तो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है। सेंटर की तरफ नए फ्लावर हैं और पेरिफेरियम की बाहर की तरफ, जब ऊपर से देखते हैं तो बाहर की तरफ पुराने फ्लावर है और सेंटर की तरफ नए हैं, जिसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट अरेंजमेंट यहाँ पर मिलेगा। इस तरह का ये अरेंजमेंट जो है, इसमें देखिए आप बड़ा फ्लावर ऊपर की तरफ है, छोटे फ्लावर नीचे, इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट है। स्टेम एक्सिस पर फ्लावर लगा हुआ है इसलिए रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है। ऊपर से अगर इस तरह से देखेंगे तो सबसे नया फ्लावर बाहर की तरफ, सबसे पुराना सेंटर की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख देता हूँ रेडिश, मस्टर्ड, माइनोसा, इसको सुई का प्लांट बोलते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल आप दीजिए जैस्मीन, सी, बोगनविलिया।
ये इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है साइमोड। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस दो हो गए, रेसिनोड एंड साइमोड। इनफ्लोरेसेंस का मतलब ये हुआ अरेंजमेंट वन, तो फ्लावर अरेंज होते हैं, ये डिफरेंस के डायग्राम ये आपको इसी में से बनाने हैं एनसीईआरटी में। तो इनफ्लोरेसेंस का तो इंडिविजुअल मेंबर होता है, उसको हम फ्लावर बोलते हैं। अब मैं इनफ्लोरेसेंस की बात स्टार्ट कर रहा हूँ, द फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है, जबकि फ्लावर एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस के अंदर ही है फ्लावर। फ्लावर के बारे में चीजें सुन लीजिए आप। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड फ्रूट, मतलब स्टेम से डेवलप होने वाली एक स्ट्रक्चर है फ्लावर। सेकेंड, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर हाईली रिड्यूस्ड। इंटरनोड सॉरी, नोड्स तो प्रेजेंट होती हैं, इंटरनोड्स हाईली रिड्यूस्ड होती हैं। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड फ्रूट, स्टेम से डेवलप होता है। इंटरनोड आर हाईली रिड्यूस्ड। इंटरनोड की जो लेंथ है वो कम होती है। डेवलप ऑन fruit apex and have 4 floral whorls। whorls का मतलब सर्किल, 4 फ्लोरल पार्ट होते हैं मेनली। ठीक है, एक फ्लावर में अगर हम स्टेम की बात करें, ये मान लो कि स्टेम है जो कि फ्लावर में डेवलप होगा, इसमें इस तरह से नोड अरेंज हो जाती है कि इंटरनोड बहुत छोटी छोटी हो जाती है। ओके, तो सबसे बाहर वाली जो सबसे नीचे वाली नोड है जिससे सबसे बाहर वाला पार्ट डेवलप होता है, उससे नीचे वाली नोड से उसके अंदर वाला पार्ट, उससे नीचे वाली नोड उससे ऊपर वाली नोड से उससे अंदर वाला पार्ट, और सबसे अंदर वाला पार्ट। ये हो गया। इस तरह से फ्लावर है वो डेवलप होता है। 4 होल हैं, मतलब सबसे बाहर वाला कैलिक्स, उसके अंदर वाला कोरोला, उसके अंदर ये पूरा सर्कल है ना, उसको बोल रहे हैं, इंडिविजुअल मेंबर में मैं लिखूंगा। उसके अंदर वाला है एंड्रोमियम, और सबसे अंदर वाला है गायनोसियम। हम बोल सकते हैं एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गायनोसियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो 4 टोटल होल होते हैं, टोटल सर्कल 4 होते हैं, जिसके इंडिविजुअल मेंबर्स के नेम मैं अब लिख रहा हूं। सबसे बाहर वाले होल एक इंडिविजुअल मेंबर को हम बोलते हैं सेपल। तो बहुत सारे सेपल्स मिलकर एक कैलिक्स बनाते हैं, सबसे नीचे होते हैं फ्लावर में ग्रीन कलर के होते हैं। सेपल्स का फंक्शन, फ्लावर जब बंद था तो बड स्टेज में था, तो बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम सेपल्स होता है। जब फ्लावर खुल जाता है तो सेपल्स सबसे नीचे चले जाते हैं, तो सेपल्स सबसे नीचे हैं। ठीक है, उसके बाद पेटल। पेटल्स ब्राइटली कलर्ड, कलरफुल, फ्रेग्रेंस और नेक्टार वाले पार्ट हैं, जिनमें बहुत अच्छी सुगंध भी होती है, क्योंकि ये इंसेक्ट को, बर्ड को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। रिप्रोडक्टिव यूनिट है मतलब प्लांट के अंदर फ्लावर का प्रोडक्शन क्यों होता है, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अगर प्लांट फ्लावर बनाता है तो उसमें कैलिक्स, कोरोला अट्रैक्ट करेंगे और
एंड्रोसियम का इंडिविजुअल मेंबर होता है स्टेमन, और स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर में बनते हैं पोलन ग्रेन जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल गैमेट्स हैं, और कार्पल, एक इंडिविजुअल जो होता है एंड्रोसियम का उसको हम कार्पल बोलते हैं। कार्पल के अंदर एग सेल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एग सेल प्रोड्यूस होती है कार्पल के अंदर। तो ये चार होल हैं एक फ्लावर की। सबसे बाहर वाले दो को हम बोलते हैं एसेसरी होल, एसेसरी होल, और सबसे जो अंदर की तरफ हम उनको बोलते हैं एसेंशियल होल। मतलब ऐसे होल जो प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर उस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, वो तो होते हैं एसेसरी। और ऐसे पार्ट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट्स का प्रोडक्शन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, इन चीज़ों में डेवलप अगर इन्वॉल्व हैं उनको एसेंशियल पार्ट बोलते हैं। जैसे एंड्रोसियम और गायनेसियम एसेंशियल, कैलिक्स एंड कोरोला एसेंशियल पार्ट होल है। तो फ्लावर के बारे में चल रहा है, तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फ्लावर्स भी दो टाइप के होते हैं। ऐसे फ्लावर्स जिनमें या तो मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होती है। मतलब एक फ्लावर में या तो मेल होगा मतलब स्टेमन होंगे, या फिर फीमेल होगा मतलब कार्पल होगी। इस तरह के फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर दो पार्ट लिख देता हूँ। अगर मेल फ्लावर हुआ तो उसको हम बोलते हैं फेमिनिन, और इसी में अगर फीमेल फ्लावर हुआ तो उसको बोलते हैं स्टीलेट, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से कोई एक ही होता है उनको हम स्टेमनेट और पिस्टिलेट बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। स्टेमनेट मेल फ्लावर को और पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर को। और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर इस तरह के होते हैं बाइसेक्सुअल, जिसके अंदर दोनों स्टेमन और कार्पस प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में एग्जाम्पल मोस्टली तो यही है, रोज हो गया। यूनिसेक्सुअल में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, डेट पाम है, पपाया, ठीक है। पपाया का मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, ठीक है। तो ये सारी चीजें फ्लावर के बारे में समझ रहे हैं आप। हम वेजिटेटिव पार्ट मोर्फोलॉजी में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस होना है। इन्फ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरेसेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, और यहाँ इंडिविजुअल फ्लावर, ठीक है। उसके बाद फ्लावर की सिमेट्री का मतलब क्या होता है, हमने किंगडम एनिमेलिया में भी सिमेट्री पढ़ी है। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर फ्लावर को दो बराबर हिस्सों में काटना है, जैसे हमारी बॉडी को हम बायलैटरल सिमेट्री कहें क्योंकि हमारी बॉडी में सेंटर से पास होने वाला सिर्फ एक ही प्लेन है जिससे दो बराबर हिस्से बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी सिमेट्री तीन टाइप की होती है। एसिमेट्रिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक या फिर बाइलेटरल सिमेट्रिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक या फिर इसको हम रेडियल सिमेट्रिक फ्लावर बोलते हैं। अब आप डेफिनेशन कुछ बताएं जो एनिमल किंगडम में पढ़ी थी, एक बार सुन लें। Those flowers in which there is not any plane passing through the center which can divide them into two equal parts. मतलब उस फ्लावर में कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जिसको हम अगर सेंटर से पास करें तो उस फ्लावर के दो बराबर हिस्से बन जाएंगे। जैसे एग्जांपल है कैना का फ्लावर, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक
ऐसे क्लास जिनमें सिर्फ एक ही प्लेन है, जो सेंटर से जाएगा तो दो बराबर हिस्से बन सकते हैं, जाइगोमॉर्फिक, उसमें एग्जाम्पल आएगा पी केसिया, बी गुलमोहर। ये इनके दो बराबर हिस्से किए जा सकते हैं, लेकिन वो प्लेन एक ही है, बस यूं काटेंगे तो दो बराबर हिस्से होंगे, बाकी कोई भी प्लेन ऐसा है नहीं। और एक्टिनोमॉर्फ में बहुत सारे प्लेन हैं जिनसे अगर काटेंगे तो दो बराबर हिस्से बन जाएंगे, जैसे मस्टर्ड, चिली, दधुका। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, और इसमें फ्लावर के टाइप और फ्लावर की सिमेट्री, फ्लावर का स्ट्रक्चर और फ्लावर के कौन से पार्ट होते हैं, ये अच्छे से समझे। आप बार बार इसको रिपीट करके समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लास ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी पोजीशन। तो यहाँ पर अगर आपको कोड में इस तरह से समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी के रूप में से एक लाइन के नोट लिखकर और उनको फ्लो चार्ट में उनकी डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल याद करते हुए चलें। ठीक है, लगभग 50% के अराउंड चैप्टर होने वाला है, 50% हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ तक के लेक्चर के नोट और लर्निंग वर्क आप साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलें। ओके, थैंक यू।